ये टॉपिक को ध्यान से सुनना, स्टार लगाना इसके ऊपर में, और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में ये प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चन होने वाला है, हो सकता है मेंस के लिए भी क्वेश्चन बन जाए, और इंटरव्यू में अगर आप लोग माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन ही जाएगा यहाँ पर। क्योंकि नॉर्मली अगर बात की जाए हमारे देश के अंदर में जो एजुकेशन को लेकर, आज से आप लोग थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाओगे, मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ऊपर में। आप लोगों को पहले भी ये बातें मैंने बता रखी है, पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। यानी कि ये आज की डेट में आर्टिकल 21A आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा, जिसके अंदर में ये पूरा का पूरा मुद्दा यहां पर निकल कर आता है। तो हमारे देश के अंदर में जब हम लोग राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये इसलिए कानून लेकर आया गया था ताकि यहां पर आर्टिकल 21A को इंप्लीमेंट किया जा सके, यानी कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट किया जा सके इसके थ्रू यहां पर। क्योंकि ये तो आ गया 2002 में यहां पर लेकिन 7 साल लगे कानून बनाते बनाते इसको इंप्लीमेंट करने के चक्कर में। ये टॉपिक को ध्यान से सुनना, स्टार लगाना इसके ऊपर में, और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में ये प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चन होने वाला है, हो सकता है मेंस के लिए भी क्वेश्चन बन जाए, और इंटरव्यू में अगर आप लोग माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन ही जाएगा यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में भी बात की जा रही है, तो इसके बारे में भी आप लोगों से यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। फिलहाल के टाइम पर मुद्दा क्या है, पहले आप लोग ये समझिए। हमारे देश के अंदर में एक लार्जर बेंच बनाए जाने की बात की जा रही है, जो कि डिसाइड करेगी कि जो माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, जो खासकर आज के में अपने स्कूल चलाती है माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या उनको राइट टू एजुकेशन एक्ट से एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए। यानी कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारे देश के अंदर में लेकर आया गया था, जिसमें बच्चों को यहाँ पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई गई थी, क्या उससे उनको छूट मिल जानी चाहिए कि भाई साहब तुमको यहाँ पर जो इसके प्रोविजन है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो इसको लेकर ये कोर्ट के अंदर में, हमारे देश के अंदर में ये पर्टिकुलर डिसीजन के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को बता दूं जिससे आप लोग इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाओ और आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई निकल कर। हमारे देश के अंदर में जब आप लोग फंडामेंटल राइट में जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, हम लोग बात करते हैं अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो अपनी चीजों को फॉलो करके चल सकती है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 30 के अंदर में अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा का अधिकार और प्रसार वो कर सकते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर में। अब मैं आप लोगों को पहले थोड़ी सी बेसिक बातें बताता हूँ। हमारे देश के अंदर में एक कानून है जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट। यहाँ पर ये राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारे देश के अंदर में 2009 में लेकर आया गया था। ये जब नॉइड राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आएगा तो यहां पर इसके अंदर में आप लोग को ये देखने को मिलता है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन आज के डेट में आप लोग चलाते हो तो उसमें एटलीस्ट आप लोग को 25% सीट जो है वो आप लोग को रिजर्व रखनी पड़ेगी। और वो किन के लिए होती है, वो उनके लिए होती है जो कि वीकर सेक्शन है सोसाइटी के अंदर में। यानी कि अगर कोई भी हमारे देश के अंदर में स्कूल आप लोग को चलाना है तो 25% सीटें रिजर्व रखनी पड़ेगी यहाँ पर। ये इस कानून का सेक्शन 12 ये आप लोग को बातें करता है। यानी कि जो सेक्शन 12 है वो ये कहता है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन आप लोग को चलाना है आज की डेट में तो उसमें आप लोग को डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी कि जो वीकर सेक्शन है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनके लिए आप लोग को सीटें प्रोवाइड करानी है। पर लेकिन मुद्दा यह है कि अगर कोई हमारे देश के अंदर में माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी अपना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रही है आज की डेट में अपना, जैसे कि मान लीजिए कोई मुस्लिम कम्युनिटी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रही है, या फिर कोई भी अपना, जैसे कि कोई अपना नहीं सिख कम्युनिटी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रही है, तो क्या उसके अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर 25% रिजर्वेशन रखने की जरूरत है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। तो इस मुद्दे को हमारे देश के अंदर में फिलहाल के टाइम पर अभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनने वाला है यहाँ पर। क्योंकि नॉर्मली अगर बात की जाए हमारे देश के अंदर में जो एजुकेशन को लेकर, आज से आप लोग थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाओगे, मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ऊपर में। आप लोगों को पहले भी ये बातें मैंने बता रखी है, पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। हमारे देश के अंदर में ये बताइए आप लोग, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके जो एजुकेशन है वो आप लोगों को कौन से पार्ट में देखने को मिलती है, हमारे मतलब किसके सेक्शन, किसके अंडर में देखने को मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में आप लोगों को नजर आती है संविधान के 7वें शेड्यूल में। आप लोगों को ये तो पता ही है कि हमारे देश के अंदर में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये 2002 में किया गया था। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया तो हमारे देश के अंदर में जो एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया था। और ये जो फंडामेंटल राइट बनाया गया था ये 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट बनाया गया। और इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर में जो बच्चे हैं उनको ये अधिकार दिया गया हमारे संविधान के अंदर में, आर्टिकल 21A के अंदर में, कि आप लोगों को ये फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट का मतलब ये होता है कि अगर कोई इस फंडामेंटल राइट का हनन करेगा तो ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं किस आर्टिकल के तहत में, और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं किस आर्टिकल के तहत में, ये आप लोगों को ये बताने। अब यहां पर मुद्दा क्या है, यहां पर मुद्दा ये है, अब सुप्रीम कोर्ट इस केस को इस तरीके से देखेगा कि मान लीजिए कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, किसी ने अपना मदरसा चला रखा है, या किसी ने अपना कोई ऐसा सिख कम्युनिटी ने अपना कोई स्कूल चला रखा है, क्या वहां पर आप लोग 25% रिजर्वेशन लेकर आओगे। तो माइनॉरिटी वाले यहां पर ये कहते हैं यार ऑलरेडी हम लोग माइनॉरिटी में हैं, हम लोग जैसे तैसे अपने इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं,
अगर तुम इसमें 25% रिजर्वेशन इन्फोर्स करोगे तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में जो हमारी कल्चर और हमारे राइट्स को हम लोग प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, तो हम लोग उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। यहां पर अगर इस तरीके से बच्चे इस पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आते हुए नजर आएंगे तो हमारी खुद की संस्कृति और खुद की जो शिक्षा का अधिकार है उसका हनन होता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर ये कहते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 का हनन हो जाएगा। अब दूसरी साइड में क्या मुद्दा है, दूसरी साइड में ये मुद्दा है कि अगर आप लोग यहां पर 25% रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं कराते हैं इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर में, तो दिक्कत यह है कि भाई साहब आर्टिकल 21 का हनन होगा, क्योंकि ये तो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को आप लोगों को प्रोवाइड कराना है नॉर्मल, और यहां पर 6 से लेकर 18 साल का अगर कोई दिव्यांगन है उसको आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करानी है। तो ये दोनों के दोनों मुद्दे आप लोगों को यहां पर समझने पड़ेंगे, यानी कि ये आज की डेट में आर्टिकल 21A आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा, जिसके अंदर में ये पूरा का पूरा मुद्दा यहां पर निकल कर आता है। और आर्टिकल यहां पर 30 आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा। तो यानी कि एक तरीके से लड़ाई हो गई आर्टिकल 29 और 30 की वर्सेस आर्टिकल 21A की यहां पर। तो सुप्रीम कोर्ट जो अभी बेंच बनने वाली यहां पर, तो किसको प्रेफरेंस देने वाले हैं, तो ये देखने वाली बात होगी यहां पर। तो इसको लेकर हमारे देश के अंदर में अभी फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट एनालिसिस करने वाले हैं यहां पर। तो आज की डेट में ऐसा नहीं, पहली बार यहां पर पहले 2014 में यहां पर प्रामति एजुकेशन ट्रस्ट का केस सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच पर पहुंचा था। उस पर उन्होंने बोला था कि सेक्शन 12 जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है वो वायलेट कर रहे हैं, खासकर 30 जो कहते हैं ना आर्टिकल 30 के तहत में कि हमको अधिकार है कि हम लोग स्टेब्लिश कर सकते हैं अपना खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो बोला गया था माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है वो यहां पर प्लेस करेंगे आउटसाइड द आरटीआई। मतलब क्या था, मतलब आप लोग यहां पर ये समझिए, आप लोग ये समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट यहां पर इस आर्टिकल के तहत में अपने खुद के डिसीजन का, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था 2014 वाला जो जजमेंट था यहां पर, उसमें खुद ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, जो कि यहां पर बेसिकली ये याद रखना, यहां पर बेसिकली प्रामति एजुकेशन ये इसका केस पूछा था यहां पर 2014 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो सेक्शन 12 है यहां पर, ये तुम्हारे ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा, यानी कि तुम ऑलरेडी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो, उसमें 25% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को तुमको देने की जरूरत नहीं है अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर में यहां पर। तो अभी यहां पर जब कोई भी केस अगर सुप्रीम कोर्ट सुनता है तो 5 जज की बेंच ने यहां पर सुना था, तो अभी यहां पर बोला है कि लार्जर बेंच बनेगी, यानी कि अब जो बेंच बनेगी यहां पर या तो 7 जज की बनेगी या फिर 9 जज की बनेगी। यहां पर आप लोग बोलोगे 8 की क्यों नहीं बनेगी, 10 की क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि अगर पता चला 4 जज एक साइड में हो गए, 5 जज एक साइड में हो गए, तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे यहां पर, क्योंकि वो इक्वल हो जाएगा, तो टाई हो जाएगा इनका डिसीजन। तो इसलिए यहां पर अब की बार जो जज की बेंच बनेगी या तो 7 की बनेगी या 9 की बनेगी, और वो ढंग से देखेगी कि भाई इसको कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। कि एक साइड में हम लोग राइट टू एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं आर्टिकल 21A के अंदर में, और दूसरी साइड में हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल 30 के बारे में यहां पर संविधान के अंदर में माइनॉरिटी के बारे में। तो इनको कंपेयर करके अब जो डिसीजन निकल कर आएगा वो डिसीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सीधा सीधा आप लोगों के लिए 2 आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहां पर। आप लोग अगर ध्यान रखें कि आर्टिकल 21A इंपॉर्टेंट हो गया यहां पर, और दूसरा आप लोग आर्टिकल सीधा सीधा 30 बोल सकते हैं यहां पर। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि यहां पर राइट माइनॉरिटी अपना इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरीके से उसको आगे लेकर चल सकते हैं। तो इन दोनों राइट को कंपेयर करा जाएगा यहां पर अभी फिलहाल के टाइम पर, जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की बेंच होगी यहां पर, और उसके बाद में डिसीजन निकल कर आएगा कि इसको प्रेफरेंस देना है कि इसको प्रेफरेंस देना है। तो यह पूरा का पूरा मुद्दा है यहां पर। तो क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के अंदर में यूनिवर्सल राइट ऑफ चाइल्ड के एजुकेशन को हम लोग को प्रमोट करना चाहिए ताकि इसको सपोर्ट किया जा सके, या फिर माइनॉरिटी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है हमारे देश के अंदर में उसको हम लोग को इंडिपेंडेंट छोड़ देना चाहिए यहां पर कि भाई तुम अपने हिसाब से चीजों को लेकर चलो। तो ये पूरा का पूरा केस यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आने वाला है। अब आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। आज की डेट में नॉर्मली जो बच्चा इसको डीपली नहीं पढ़ेगा इस टॉपिक को, तो भाई वो ऊपर ऊपर से पढ़कर चला जाएगा, तो यहां पर दिक्कत होने वाली बात हो जाएगी यहां पर। अब थोड़ा सा मैं इसको डीपली लेकर चलता हूं, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। हमारे देश के अंदर में जब हम लोग राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये इसलिए कानून लेकर आया गया था ताकि यहां पर आर्टिकल 21A को इंप्लीमेंट किया जा सके, यानी कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट किया जा सके इसके थ्रू यहां पर, क्योंकि ये तो आ गया 2002 में यहां पर लेकिन 7 साल लगे कानून बनाते बनाते इसको इंप्लीमेंट करने के चक्कर में। अब यहां पर बात चल रही है माइनॉरिटी के बारे में। अब एक इंटरेस्टिंग बात आप लोग और समझो, हमारे देश के अंदर में संविधान के अंदर में माइनॉरिटी नाम की जो चीजें हैं वो डिफाइन नहीं की जाती है। अब उसके पीछे क्या रीजन है, अब आप लोग देश का मैप अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोग इस चीज को समझ पाओगे। हमारे देश के अंदर में एक साइड में है सेंटर यानी कि यूनियन, और दूसरी साइड में आप लोग को देखने को मिलती है स्टेट। आज की डेट में कई सारे ऐसे हैं आप लोग को जो राज्य के अंदर में माइनॉरिटी में है पर सेंटर के अंदर में माइनॉरिटी में देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहां पर माइनॉरिटी का फंडा ऐसा है
कि आप लोग अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके की माइनॉरिटी देखने को मिलेगी। अब जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम मेजोरिटी में है, पर हो सकता है दूसरे एरिया में मुस्लिम माइनॉरिटी में हो। अब हिंदू हो सकता है दूसरे एरिया में मेजोरिटी में हो, पर जम्मू एंड कश्मीर में माइनॉरिटी में हो यहाँ पर। तो ये चीजें समझने वाली है। तो इसको जब आरटीआई को हम लोग इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई को यहाँ पर, तो ये कहते हैं कि स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड करेगा माइनॉरिटी यहाँ पर। अब ये अलग से फंडा देखने को मिलेगा कि स्टेट कैसे डिसाइड करेगा। तो अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं कि एजुकेशन को इंप्लीमेंट करना, तो स्टेट के पास में उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग को यहाँ पर देनी चाहिए। इन सब मुद्दों को यहाँ पर देखने के लिए हमारे देश के अंदर में बाकायदा एक कमीशन भी है, जिसको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बोलते हो आप लोग यहाँ पर। ये लेकर आया गया था एक एक्ट के थ्रू 1992 में। तो यहाँ पर ये माइनॉरिटी की इन मुद्दों को देखता हुआ नजर आता है कि भाई माइनॉरिटी को किस तरीके से आप लोगों को डील करने हैं। अगर सेंट्रल लेवल पर मैं आप लोगों से माइनॉरिटी के बारे में बात करूं, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखना, हमारे देश के अंदर में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियन, जिसको पारसीज भी आप लोग बोलते हैं, यहां पर ये माइनॉरिटी कम्युनिटी हुआ करती थी पहले। बाद में चलकर हमारे देश के अंदर में 2014 में जो जैन कम्युनिटी है उसको भी माइनॉरिटी कम्युनिटी में डाल दिया। पर ये जो माइनॉरिटी है ये हमारे देश के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन के लेवल पर माइनॉरिटी आप लोग को देखने को मिलेगी, ना कि स्टेट के लेवल पर। स्टेट के लेवल पर अलग अलग लेवल से आप लोग माइनॉरिटी को डिसाइड कर सकते हो। तो ये फंडा आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर जब माइनॉरिटी के बारे में बात करें, तो ये कुछ बेसिक बातें मैंने आप लोग को इसलिए बता दी है ताकि माइनॉरिटी को आप लोग अंडरस्टैंड कर सको कि हमारे देश के अंदर में कोई ये नॉर्मल मुद्दा नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अगर हमारे देश के अंदर में इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर स्टेट के अंदर में हो सकता है कि वो माइनॉरिटी मेजोरिटी के अंदर में आती हो। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को समझकर चलना पड़ेगा। तो इन चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए, तो आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 के बारे में आप लोगों को याद रखना है और इन चीजों को आप लोगों को समझ के चलना है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये सारी की सारी बेसिक बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से और समझा दूं। यहाँ पर अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों से क्या बात की, मैंने यहाँ पर बात की कल्चरल और एजुकेशनल राइट के बारे में। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में आप लोगों से बात कर ली। तो यहां पर आप लोगों को मैंने ये तो आर्टिकल बताए, साथ में एजुकेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कई सारे, कि रिलीजियस लेवल पर अलग हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग जैसे हिंदी को प्रमोट करने के लिए बात करते हैं। अभी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, एक बंदा है महाराष्ट्र के अंदर में, उसको बोला जा रहा है कि तू हिंदी बोल यहाँ पर। वो कह रहा है कि नहीं मैं हिंदी नहीं बोल, नहीं उसको बोला है तू मराठी बोल यहाँ पर। वो कह रहा है कि नहीं मैं मराठी नहीं बोलूंगा, मैं तो हिंदी बोलूंगा, तुमको कर लो जो करना है, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, मैं हिंदी बोलूंगा यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि तुम हिंदी बोलोगे, हम तुमको यहाँ पर तुम मराठी कल्चर को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। यार ये कैसा तरीका हो गया, मतलब तुम अगर कहीं पर रह रहे हो, अपनी लैंग्वेज है तो तुम वो बोलोगे यार, अगर तुमको दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है। ये हमारे देश के अंदर में कब से फोर्स होने लगा। तो ये कंडीशन आप लोग को कई बार देखने को मिलती है। तो लैंग्वेज का मुद्दा भी बाहर बहुत ही ज्यादा न्यूज में आज के डेट में, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग पॉइंट समझिएगा। तो इतने ये आर्टिकल जो है ये कई बार मैं आप लोग को बताता रहता हूं, पर लेकिन आप लोग अगर रियलिटी में समझना चाहोगे, तो यहां पर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। 2018 में आप लोग देखो यहां पर राइट टू प्राइवेसी जो है वो प्रोटेक्ट होता है हमारे देश के अंदर में, बेसिकली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर में। तो यहां पर इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों को करेक्ट देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है हमारे देश के अंदर में। 2017 में एक केस आया था, केस पुत्ता स्वामी केस। तो उस टाइम पर आप लोगों को बताया राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। किस आर्टिकल के अंदर में, आर्टिकल 21A के अंदर में। तो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस कर रखा है कई बार, ये तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा। दूसरी साइड में अगर आप लोग जाओगे यहां पर, तो अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये चीजें आप लोग समझना चाहिए, ठीक है। सर महाराष्ट्र में मराठी सीखनी चाहिए, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि लैंग्वेज सीखनी नहीं चाहिए, लैंग्वेज आप लोग सीख सकते हैं। पर लेकिन अगर एक इंसान जो है कहीं अगर जा रहा है यहाँ पर, अगर हमारे देश के अंदर में कोई लैंग्वेज बोली जा रही है, अगर कोई इंसान ऐसा है मान लीजिए उसका ट्रांसफर हो रहा है, आज महाराष्ट्र में है, कल को तमिलनाडु में है, परसों कहीं है, तो उसको सारी लैंग्वेज उसको ऐसे ही सीखता रहेगा, वो तो जिंदगी भर उसको और कोई काम ही नहीं रहेगा इंसान को, है। तो एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर हम इसी में जूझते रहेंगे यहाँ पर, तो फिर तो कर लिया हम लोगों ने काम यहाँ पर। तो आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। लैंग्वेज सबको प्यारी है, आप लोग समझ सकते हैं, सारी लैंग्वेज आप लोग लोकली कनेक्ट रहते हो, पर वो एक अलग चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इन चीजों को उस तरीके से मत समझिए आप लोग यहाँ पर, कि अगर आपको बोलूं कि आपको कल को पंजाब में ट्रांसफर कर दो, आप पंजाबी सीख के दिखा देना आप लोग यहाँ पर, कि पंजाबी सीख के दिखा दो भाई साहब। आपको तमिलनाडु में ट्रांसफर कर दो, तमिल सीख कर दिखा दो, सीख लोगे आप लोग, छोड़कर भाग जाओगे यार कुछ और कर लेंगे, इससे अच्छा इतने टाइम में बैठकर इस लैंग्वेज को हम लोग सीखेंगे। तो आप लोगों को चीजें थोड़ी समझनी पड़ेगी कि इंसान की प्रोडक्टिविटी कहाँ पे निकल कर आ रही है। वो लैंग्वेज सीखने में जिंदगी बिताता रहेगा, कुछ नई स्किल सीखेगा, एआई आ रही है भाई साहब, अलग अलग चीजें मार्केट में आज के डेट में देखने को मिल रही है। तुम लैंग्वेज को लेकर लड़ते रहो एक दूसरे के साथ में। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा
ये निकल कर आता है कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है यहाँ पर, तो इसको बकायदा कैसे क्वेश्चन को लिखा गया आप लोग खुद देखो यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को इसलिए बार बार बोलता हूँ पार्ट 3 यहाँ पर लिख दिया, आर्टिकल 21 लिख दिया यहाँ पर, तो बकायदा इसको भी मैच करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे आ चुके हैं। पार्ट 17 लिख दिया यहाँ पर, इस तरीके से आर्टिकल 17 पार्ट 4 लिख दिया, तो ऐसे आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो ये सारे मुद्दे ना पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं एक्चुअली, मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग थोड़ा सा इनसे डिस्टेंस बना के रखा करो, अपने दिमाग को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया करो। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पर ये पर्टिकुलर आर्टिकल 21 के अंदर में देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर इसका सी हो गया। अब आप लोग सोचो 2021 में, मतलब मैं कभी कभी सरप्राइज हो जाता हूँ 2018 में कितना टफ क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। ये आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे को बताओ कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको पार्ट भी पता हो। अब ये कहते हैं कई बार कि क्वेश्चन टफ होते चले जाते हैं। ये 2018 क्वेश्चन है, एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। 2021 में 3 साल बाद क्या पूछे, राइट टू प्राइवेसी ना किस आर्टिकल के अंदर में प्रोटेक्ट होता है, 15, 19, 21, 29। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है, ज्यादा पुराने नहीं है, 2021 का क्वेश्चन आप लोग उठाकर देख लो। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को आप लोग थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा यहाँ पर, और यहाँ से आप लोग ये क्वेश्चन वैसे भी बनते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट टू फ्रीडम के बारे में आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पर। तो हमारे देश के अंदर में टोटल मिलाकर 6 राइट होते हैं जो कि प्रोटेक्ट किए जाते हैं यहाँ पर अगेंस्ट द स्टेट नोट द प्राइवेट इंडिविजुअल। पर लेकिन आज की डेट में इस स्टेटमेंट को भी आप लोग चेंज कर सकते हैं कि प्राइवेट इंडिविजुअल के तहत भी, ये देखो यहाँ पर ये गलत है इस साइड में, तो प्राइवेट इंडिविजुअल के तहत भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आज के डेट में चेंज हो चुके हैं, ये मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ। पहले ये स्टेटमेंट अलग हुआ करती थी। तो फिलहाल के टाइम पर ये जो क्वेश्चन है, जब आप लोग इसको ध्यान से अटेम्प्ट करोगे यहाँ पर, तो आप लोग ध्यान रखना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, इसीलिए यहाँ पर क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल के टाइम पर अगर आप लोग चीजों को समझोगे तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर चेंज हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहता है कि ट्रेड यूनियन जो है वो गारंटी देती है राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और द राइट टू स्ट्राइक और राइट टू डिक्लेयर द लॉकआउट कहीं पर आप लोग कर सकते हैं। ये ईपीएफओ के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस तरीके का आप लोगों से ऑलरेडी। तो इन चीजों को आप लोग समझिएगा। तो यहां पर याद रखना इसका आंसर जो है कोई सा नहीं होगा। क्वेश्चन को जानबूझकर इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने यहां पर रखा है कि पहले जो स्टेटमेंट हुआ करती थी वो स्टेटमेंट चेंज हो चुकी है। आज की डेट में हमारे देश के अंदर में आर्टिकल 19 ओल्ड सिटीजन को प्रोवाइड कराया जाता है। पहले बोला गया था कि अगेंस्ट द ओनली स्टेट, पर लेकिन आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट बोलता है प्राइवेट इंडिविजुअल के तहत भी आप लोगों को यहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाएगी, कोई आप लोगों के अधिकार का हनन नहीं करेगा। दूसरा यहां पर सुप्रीम कोर्ट यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोलता कि ट्रेड यूनियन आप लोगों को यहां पर इस तरीके गारंटी दे रही है कि आप लोग लोक लगा सकते हो, यहां पर आप लोग ओनली प्रोटेस्ट कर सकते हो और आर्टिकल 19 आप लोगों को राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार देता है, इसके अलावा और कुछ नहीं देता है यहां पर। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ये इसलिए आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि पहले जो चीजें हुआ करती थी वो चेंज हो चुके हैं। अब इनको कंपेयर करके आप लोग चलेगा, उसको लेकर डाउट मत रखिएगा। तो कोई भी आंसर इसमें से सही नहीं है, नन ऑफ द अबव बोल दो बेसिकली, तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो पहले जो क्वेश्चन बना था और आज के में जो क्वेश्चन है, तो यहां पर जो लेटेस्ट जजमेंट होते हैं वो भी आप लोगों को याद रखने होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्यों, क्योंकि ये जजमेंट आने के बाद में जब ये जजमेंट आ जाएगा, अब यहां पर कोई बोलेगा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के अंदर में यहां पर जो 25% जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड कराना है। पहले यहां पर ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हुआ करती थी। अब मान लो इस जजमेंट ने ये यहां पर बोल दिया कि अब प्रोवाइड कराना है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी यहां पर। तो आप लोग को जो भी अपना स्टैटिक सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो ना, तो उसमें करंट को भी आप लोग को इंक्लूड करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जो आप लोगों ने पढ़ रखा है तो उसमें अपडेट होना भी जरूरी है। अगर उसको अपडेट करते हुए आप लोग नहीं चलोगे तो बहुत सारे टॉपिक जो है आप लोग के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में गलत होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को यहाँ पर, राइट टू एजुकेशन एक्ट बता दिया आप लोगों को, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया, कई सारे आप लोगों को इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर बता दिए इसके अंदर में। इसी के साथ में मैंने आप लोगों को फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी कहाँ पर लोकेटेड है ये सारे पढ़ा दिए, क्वेश्चन भी आप लोगों को अटेम्प्ट करा दिए। और साथ ही साथ में यहाँ पर आप लोगों के लिए बेसिकली यहाँ पर ये भी हो गया, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो यहाँ पर आप लोग अगर बात करते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में, तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आप लोगों से, इंक्लूडिंग मींस के अंदर भी यहाँ पर। तो टॉपिक को अगर एक बार समझ लोगे तो मींस के अंदर भी पार्टिसिपेट करते हुए आप लोग यहाँ पर नजर आओगे। तो आशा करता हूं कि माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी। अब इस टॉपिक को आप लोग कभी भूलोगे भी नहीं और अच्छे से आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी देते हुए नजर आओगे। अच्छा, फीडबैक दे दिया करो। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए यहाँ पर और है, यहाँ पर कई सारे बच्चे जो यहाँ पर कह रहे थे नया बैच कब आएगा, अभी उसके लिए आप लोग का जो है बैच जो है पब्लिश कर दिया गया। जो नेक्स्ट वाला बैच जो कि जून में स्टार्ट होने वाला है आप लोग यहाँ पर, तो ये फर्स्ट वीक में जून के स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो आप लोग का बैच जो है पब्लिश कर दिया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, जो बच्चे पुरानी क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पर ले रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे थे कि यहाँ पर जो पुराने बच्चे हैं 2023 वाले बैच के बच्चे हैं, उनको अगर एक्सटेंड करने हैं तो आप लोगों के लिए भी चीजें पब्लिश कर दी गई हैं एप्लीकेशन के ऊपर में।
पूरा का पूरा आप लोग का बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप लोग अपना कोर्स जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसका भी कंप्लीट आप लोगों को वहां पर सिस्टम मिल जाएगा यहाँ पर। और कोई भी डाउट आता है कैसे करना है आप लोगों को इसको लेकर, कोई भी दिक्कत आप लोग के दिमाग में आती है कि यार समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, इस चीज को कैसे यूज करना है, तो ये पर्टिकुलर नंबर है आप लोग के सामने, ये वाला नंबर नहीं, कस्टमर केयर नंबर आप लोग को देखने को मिलेगा जब आप लोग जाएंगे यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर में। ठीक है, तो यहां पर जाकर आप लोग को कनेक्ट करना है, एप्लीकेशन खोलोगे तो कस्टमर केयर नंबर है वहां पर कनेक्ट करना, और वहां से जैसे ही कनेक्ट करोगे तो आप लोग वहां पर बात करके आप लोग देख सकते हो। वरना कोर्स पर जाकर आप लोग क्लिक करना, वहां पर आप लोग को प्लान आ जाएंगे। मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज कर दिया आप लोग के लिए, कई सारे बच्चे बात बोल रहे थे, मान लीजिए जिसने पुराना कोर्स ले रखा है 2023 का या फिर 2024 का कोर्स है जिसके पास में, मान लीजिए उनको ज्यादा लंबे समय तक कोर्स नहीं चाहिए, उनको मान लीजिए 2 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए, तो यहाँ पर 3 महीने का भी प्रोविजन कर दिया गया है, 6 महीने का प्रोविजन कर दिया है, 9 महीने का कर दिया है, 12 महीने का कर दिया है। इसमें आप लोगों को 15 महीने का देखने को मिलेगा, 18 महीने का देखने को मिलेगा, और इसमें 24 महीने का कर दिया है। तो ये इसलिए कर दिया, किसी को लग रहा है कि यार मुझे ज्यादा लंबे समय तक नहीं करना है, मुझे तो बस 3 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने में मैं काम निपटा लूंगा, तो 3 महीने के लिए भी वहां पर आप लोगों के लिए प्रोविजन डाल दिया यहाँ पर। तो आशा करता हूं ये आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। मान ला रिविजन कर रहे हैं तो उठा के 3 महीने में बैठकर रिविजन कर लिया, 3 में काम नहीं चल रहा है अपना 6 में कर लिया। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कोई भी अगर बच्चा है यहाँ पर, चाहे 2023 वाला है, 24 वाला है, अगर कोई 25 वाला भी है, वो चाह रहा है कि यार इस चीज को मुझे एक्सटेंड करना है, तो आप लोग यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। सारी चीजें एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी। आशा करता हूं कि आप लोगों को इससे फायदा होगा। और इसी के साथ में एक छोटी सी बात और, जो नया बैच आप लोगों का जो जून में स्टार्ट हो रहा है, ये कोई भी बैच यहाँ पर स्टार्ट होता है तो आप लोग को हमेशा एक बात मैं बताता हूं कि आप लोग का रिफंड हो जाता है 7 दिन के अंदर में। अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है क्लास करने में, तो ये आप लोग आराम से, क्योंकि मुझे पता है कि प्यार और पढ़ाई किसी के साथ में जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। अगर आप लोग सेटिस्फाई हो तो ही वहां पर रुकिए, सेटिस्फाई नहीं है तो अपने पैसे लीजिए, जहां पर सेटिस्फेक्शन मिले वहां पर जाइए। बांधने का किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई पर्पज नहीं है। आप लोगों को लगना चाहिए कि हाँ यार वर्थ इट है, यहाँ पर अपना मेहनत की कमाई है, माँ बाप की कमाई है, तो वो आप लोग को ऐसी जगह इन्वेस्ट करनी चाहिए जहां पर आप लोग उसका 100% रिटर्न ले सको। तो ये चीज भी आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी क्लासेज आप लोग के लिए एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस आप लोग के स्टेट के लिए भी क्लासेज है यहाँ पर, साथ ही साथ में ईपीएफओ की क्लासेज है, और एनसीईआरटी का तो फाउंडेशन ही है। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बहुत सारे दिनों से कई सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो ये पूरी डिटेल आप लोग के सामने है। ठीक है, आज का सेशन समाप्त करता हूँ। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाना, हिंदी इंग्लिश और कंबाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी बिना किसी पेमेंट के, टेलीग्राम पर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ में सेशन समाप्त करता हूँ। आसपास सफाई के, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज करने की जरूरत नहीं है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। फीडबैक जरूर दे देना जैसा भी आप लोग को ये सेशन लगा है, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, जय हिंद।